देखिए, और एक और घटना हुई जिसको विपक्ष जो है महाराष्ट्र में वो काफी भुनाने की कोशिश कर रहा है कि पंढरपुर में जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर, वो यात्रा में जाने वाले थे, उनके ऊपर पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया। हालांकि बाद में सरकार ने इससे इनकार भी किया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहां मामला था कि श्रद्धालु जो है यात्रा में जा रहे थे, जत्थों में जाते हैं, बैचेस में जाते हैं, तो कितनी संख्या में एक बैच में लोग होंगे, कितने जत्थे निकलेंगे, इसको लेकर के एक विवाद हुआ था। उसके बाद पुलिस को यह सख्ती करनी पड़ी। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब के नाम पर कार्रवाई करने का दावा करने वाली सरकार ये देखे कि असली मुगलिया शासन तो ये है कि पंढरपुर के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी मौका मिल गया संजय राउत को, क्योंकि कोल्हापुर के बाद तो सारी पॉलिटिक्स है घूम फिर के वही हिंदुत्व की। देखिए, अगर मैं एक लाइन बस जोड़ दूं, चूंकि विनोद जी कुछ कह रहे हैं उसके बाद, पंढरपुर में जो हुआ है वो चूंकि मैंने थोड़ी सी जानकारी मुझे मिल गई थी, इसलिए उसके आधार पर बता रहा हूं। वहां लाठीचार्ज नहीं हुआ है। वहां जो यात्रा जाती है उस यात्रा को पुलिस का प्रबंधन होता है, और आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में यात्रा में जाएं तो पुलिस रोकती है, छोड़ती है। सिर्फ इतना भर हुआ है। इसीलिए किसी भी जगह पर, और मैं अगर इंडिया टीवी के पास वो जानकारी आ गई है तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि संजय राउत भले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज की कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी ये तस्वीर ही है। ये देखिए, यही तस्वीर है। तस्वीर में ये दिखता है कि पुलिस रोक रही है। ये मैं ही कह रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आज सुबह ही मेरी बात हुई जब ये खबर आई, और संजय राउत के ट्वीट के बाद ही मैंने ये समझने की कोशिश की। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, शिवसेना अपना ग्राउंड क्लेम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये किसी पर आरोप नहीं लगा सकता कि कौन कहां क्या कर रहा है, लेकिन वो जो हिंदू वाला ग्राउंड है ना, जो एकदम मुखर वाला था, औरंगाबाद, जलगांव, पंढरपुर, वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। छोटी घटनाएं इतनी बड़ी क्यों हो रही हैं? पहले तो नहीं हो रही थी। यही सवाल, ये सवाल फिर बड़ा हो जाता है ना कि आखिर कौन होगा? जो सरकार में होगा वो क्यों कराएगा? नहीं, वो हिंदूवादी खड़ा होता है। अब वो हिंदूवाद वाली जमीन शिवसेना लेना चाह रही है, जो लकीर खींच दी है वहां देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की औलाद बोल करके। अब वो तो मतलब शिवसेना से 4 हाथ आगे चल रहे हैं इस वक्त, महाराष्ट्र की बात करें तो। भाई देखिए, अब शिवसेना मतलब, और शिंदे कुछ नहीं कहते। हाँ, शिंदे कुछ नहीं कहते। नहीं, उनको लग रहा है कि हमारी ओर से तो बीजेपी बैटिंग कर ही रही है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने समस्या है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी में से चुनना हो तो किसको चुने? इस खेमे में है तो औरंगजेब का विरोध नहीं कर सकते, और अपने विचारधारा पे रहना तो छत्रपति शिवाजी का बचाव करना ही है। तो उनके राज्याभिषेक के 350वीं जयंती पर अगर औरंगजेब के पक्ष में अभियान चलेगा तो फिर क्या स्टैंड होना चाहिए उद्धव ठाकरे का? ये उनके सामने ये दुविधा है। तो उसका प्रस्फुटन जो है आपको इस तरह की घटनाओं में देखने को मिल रहा है। वो सेकुलर भी बने रहना चाहते हैं और हिंदुत्व की जमीन भी साथ रखना चाहते हैं। तो दो नावों की सवारी तो नहीं हो सकती। उनको अंततः तय करना पड़ेगा कि वो किस खेमे के साथ रहेंगे। नहीं, मैं फिर वो समझना चाह रहा हूं जो एकनाथ शिंदे वाला सवाल है, वो क्या उतने एक्टिव नजर आ रहे हैं? ऐसी घटनाएं होती हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना उनकी है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता। मतलब अगर चुनावी दृष्टि से भी देख लें, जो बातें देवेंद्र फडणवीस ने की उसकी आलोचना भी हो रही है कि भाई डिप्टी सीएम के जबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बिल्कुल ही खामोश है। नहीं, मुख्यमंत्री इसलिए खामोश है, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी के स्थायित्व को लेकर के बहुत मुतमईन नहीं है कि कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, क्या होगा, चुनाव कब कराए जाएंगे। जिस तरह की स्थिति अभी बराबर महाराष्ट्र से खबरें आती हैं कि क्या लोकसभा के साथ ही चुनाव करा देंगे, क्योंकि उसके चुनाव तो वैसे बाद में होने हैं। लोग महाराष्ट्र के जो ड्यू हैं, अगर लोकसभा के साथ करा देंगे तो कितने दिन रहेंगे, या पहले बीच में ही परिवर्तन हो जाए। और जो अंदरूनी तनातनी है, देखिए एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, जो शिवसेना है, और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है महाराष्ट्र में। उनके विधायक जो है, जो उनके साथ तोड़ करके आए हैं, उसमें कुछ मंत्री बने हैं, उनकी अपनी शिकायतें हैं। तो बड़े दोहरे दबाव से, जैसे उद्धव ठाकरे दोहरे दबाव में है, तो एकनाथ शिंदे भी दोहरे दबाव में है। वो बहुत सहज नहीं है ऐसी स्थिति में। वो करें क्या? कल को मान लीजिए अगर अजीत पवार वाला कोई गेम हो जाता है और इनको बीजेपी बिल्कुल किनारे कर देती है, तो वो चिराग पासवान हो जाएंगे। अजीत पवार वाला गेम हो जाता है या हो गया है? नहीं, वो तो अभी शरद पवार की तरफ से हुआ है, अभी बीजेपी की तरफ से नहीं। वहां से तो गेम हो गया ना। शरद पवार ने तो अपना जो है, चूंकि अजीत पवार को एक तरह से उन्होंने बेटी को विरासत सौंप करके और अपने लेफ्टिनेंट जो है उनके सिपाही सलार प्रफुल्ल पटेल को साथ में लगा करके ये कंट्रोल, अपनी पार्टी का पूरा नियंत्रण अपनी बेटी के हाथ में दे दिया है। तो अजीत पवार की जो पार्टी के भीतर की जो ताकत है वो कमजोर हुई है। आप जब पार्टी के अगर किसी पद पर है, मान लिया, हालांकि नेता विपक्ष अभी भी वो हैं, उन्होंने कहा इस बात को कि मैं, लोग कहते हैं मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है, मैं महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष हूँ,
ये अजित पवार ने कहा वहाँ प्रेस के साथ। लेकिन नेता विपक्ष होके वो क्या करेंगे, लेकिन जब विधायक लाने की बात थी तब तो ला नहीं पाए थे वो। ये उनकी ताकत तो उसी दिन पता चल गई डिप्टी थी। चीफ मिनिस्टर बन गए थे वो जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, तब विधायक जो उन्होंने कमिट किया और पूरी सूची दी थी उन्होंने, वो नहीं ला पाए। 50 विधायकों की, कितने विधायकों की पूरी सूची राज्यपाल को दी थी। उसमें उन्होंने सब विधायकों ने कहा कि तुमसे दस्तखत करा लिए गए, ये कह गए कि हम जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में दस्तखत करवा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।